हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीई कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो में हम मार्केटिंग मैनेजमेंट का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें सिलेबस के कुछ पोर्शन को कवर कर चुके हैं। सो आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। उसमें दो इम्पोर्टेंट ये टॉपिक्स आते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड प्राइसिंग मेथड्स, स्ट्रेटजीज, कैसे प्राइस को सेट करते हैं, ये सब हमने पढ़ना है। सो स्टार्ट करते हैं। पहले तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या चीज़ है? जैसे एक ह्यूमन बीइंग की भी एक लाइफ साइकिल होती है, पहले बेबी, फिर टीन एज, अडल्ट, यंग एंड फिर सीनियर, एक तरीके से सीनियर सिटीजन बनता है। ठीक वैसे ही एक प्रोडक्ट की भी एक लाइफ साइकिल चलती है। सबसे पहले जो प्रोडक्ट है वो अपनी इंट्रोडक्शन स्टेज में आता है। अब इंट्रोडक्शन से फिर वो धीरे धीरे ग्रो करता है। अब ग्रो के बाद वो मैच्योरिटी पे होता है अपनी, एंड मैच्योरिटी के बाद डेक्लाइन में जाता है। मीन्स अब वो जो है आउटडेटेड हो गया है। ये बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह इसकी भी एक लाइफ साइकिल होती है। एग्जाम में पूछी जाती है कि कौन सी स्टेज में सेल जो है हाई होती है, प्रॉफिट आपका हाई होता है, या सेल कम होने लगती है, ये सब जो है एग्जाम में पूछा जाता है। सो पढ़ते हैं कि सबसे पहले प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कौन सी स्टेज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन स्टेज। अब अब जो है मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आया है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, उस प्रोडक्ट को हमें मार्केट में इंट्रोड्यूस करना होगा। अब इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या है, द प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट इन दिस स्टेज। इट इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट। सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट आर लो इन दिस स्टेज बिकॉज देर आर मे नॉट बी अ नीड ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। अब देखिए, जो इंट्रोडक्शन स्टेज होती है उसमें सेल एकदम से हाई नहीं होंगी, क्योंकि जो आपका प्रोडक्ट है वो मार्केट में बिल्कुल नया है। और हो सकता है जो प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया है अभी, ना तो लोगों को उसके बारे में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है, और हो सकता है अभी मार्केट में उसकी नीड भी नहीं हो, लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस बारे में। सो जो इंट्रोडक्शन स्टेज होती है वो कैसी होती है, इसमें सेल बहुत कम हो रही होती है, और जो आपका प्रॉफिट है या फिर जो कॉस्ट है वो भी एक तरीके से जो आप खर्च कर रहे हो वो भी इसमें निकलना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। प्रॉफिट होता है आपको तो बहुत कम होता है। ऐसा नहीं है कि आपने मार्केट में प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया और हाई प्रॉफिट आपको मिलने लगेगा, ऐसा नहीं होता है इस स्टेज में। A product may undergo brand trouble. In this stage, there is very little or no profit. The demand for the product is created and developed in this stage. आप क्या चाहते हो कि आपने अपना प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है। आप चाहते हो कि धीरे धीरे लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस हो, और जो आपका प्रोडक्ट है उसकी डेवलपमेंट हो, और उसकी डिमांड एक तरीके से क्रिएट हो। इस चीज़ पे आपका फोकस होता है फर्स्ट स्टेज में। अब सेकंड स्टेज आती है, वो कौन सी है, ग्रोथ स्टेज। अब एक प्रोडक्ट की सेकंड स्टेज क्या होगी, वो होती है ग्रोथ। ग्रोथ स्टेज, द डिमांड्स एंड मार्केट शेयर इंक्रीजेज एज वेल एज कंपटीशन एमर्ज इन द मार्केट। अब क्या है, आपने जो है मार्केट शेयर को कैप्चर किया, मार्केट शेयर आपको मिल रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस हो चुकी है, वो खरीदने लगे हैं आपके प्रोडक्ट को। लेकिन उसके साथ ही क्या होता है, कॉम्पिटिटर भी आपके मार्केट में आने लगते हैं। जब आपका प्रोडक्ट ग्रोथ कर रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है, तो कंपटीशन भी वहाँ पर उस टाइम बढ़ता है। जनरली द प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट इन दिस स्टेज। अब भी आपको क्या करना पड़ेगा, कॉम्पिटिटर आ गए हैं, अब वो अगर आपसे लो प्राइस पे बेचेंगे या सेम प्राइस पे बेचेंगे तो आप अपने प्राइस को ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते हो। सो इसमें क्या होगा, जो आपका प्राइस है वो कांस्टेंट ही रहेगा जो आपका इंट्रोडक्शन स्टेज में था, या आप इसको ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हो इस स्टेज में। अब नेक्स्ट है मार्केटिंग एंड प्रमोशनल एक्सपेंसेस इंक्रीज। अब जब कंपटीशन हो गया है स्टार्ट, तो आपको जो है अपने प्रोडक्ट के लिए प्रमोशन करनी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट दूसरों से बेटर कैसे है। आपको एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, पर्सनल सेलिंग करनी पड़ेगी, सेल्स प्रमोशन करनी पड़ेगी। तो खर्च जो है एक तरीके से इसमें बढ़ जाते हैं। There is rapid increase in sale. The manufacturing cost decreases, so there is increase in profit margin. अब जो है इस स्टेज में क्या होता है, लोगों को अवेयरनेस हो गई है आपके प्रोडक्ट के बारे में, लोग खरीदने लगे हैं, तो आपकी सेल जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। अब आपकी जो उसको मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगी है, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है इसमें इंक्रीज़ होने लगा है। किसके कंपैरिजन में, इंट्रोडक्शन स्टेज के कंपैरिजन में। It penetrates other market segment. In the growth stage, there is a boom in the demand of the product and the profit increases substantially. मीन्स क्या होता है कि आपने जब अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया, इंट्रोडक्शन जब स्टेज पे था, तब उसकी सेल कम थी।
लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी। जब वो ग्रोथ स्टेज में आया तो आपने क्या किया, प्रमोशन ज़्यादा से ज़्यादा किया आपके प्रोडक्ट की, आपका प्रोडक्ट भी अच्छा था, तो उससे क्या हुआ कि उसकी सेल इंक्रीज़ हो गई। अब सेल इंक्रीज़ होने के साथ साथ इस स्टेज पर प्रॉफिट भी जो है वो आपके इंक्रीज़ हो गए। ये हमने एक तरीके से डिफरेंस जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन सी स्टेज में जो है आपका प्रॉफिट ज़्यादा होता है या किस में जो है आपकी सेल कम होती है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो जो थर्ड स्टेज आती है वो होती है मैच्योरिटी स्टेज। अब जो है आपका प्रोडक्ट एक तरीके से अपने मैच्योरिटी लेवल पर है। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज़ कंपैरेटिवली लो बट द एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन कॉस्ट इंक्रीज इन दिस स्टेज। अब आपका जो है कंपटीशन प्रोडक्ट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे ही प्रोडक्ट मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हो गए हैं। अब आपको अपनी पोजीशन को मार्केट में डिफेंस करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करनी पड़ेगी, एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी। सो इस स्टेज पे क्या होगा कि खर्च जो है आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे। दिस स्टेज रिमेन्स फॉर अ कंपैरेटिवली लॉन्गर ड्यूरेशन। इन दिस स्टेज देयर इज़ हाई कॉम्पिटिशन। अब जब इंट्रोडक्शन स्टेज पे था, आपके कॉम्पिटिटर नहीं थे, लेकिन लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस नहीं थी, तो आपको जो है अवेयर करना था, प्रॉफिट नहीं हो रहा था, सेल भी बहुत कम थी। ये थी इंट्रोडक्शन स्टेज। अब धीरे धीरे जब प्रोडक्ट ने ग्रो किया तो कॉम्पिटिटर भी आ गए। अब जब आपका प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज पर आया तो उसके बाद आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए और कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। अब आपकी प्रमोशन कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ गई है। आपको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट की जो एक तरीके से पोजीशन है उसको डिफेंस करना है इस स्टेज पर। अब जो आपके प्रॉफिट है वो डिक्रीज़ होने लगे हैं। सेल्स ग्रोथ कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज इन द मैच्योरिटी स्टेज। अब आपकी जो मैच्योरिटी स्टेज पे 3 चीज़ें हो सकती हैं। या तो आपका प्रोडक्ट अभी भी ग्रो कर रहा है, या फिर स्टेबल है, ना तो कोई सेल में इंक्रीज़ है ना डिक्रीज़ है, जितनी हो रही है वो हो रही है। एंड डीके में क्या होगा कि वो जो आपके प्रॉफिट है, सेल है, वो डिक्रीज़ होना शुरू हो रही है। इन ग्रोथ देयर इज़ इन एन इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। जो ग्रोथ स्टेज जो ग्रोथ है आपकी, उसमें क्या है, आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है। स्टेबिलिटी में सेम है डिमांड, ना तो बढ़ रही है ना कम हो रही है, सेम ही है। और डीके में क्या होगा, डिक्रीज़ होने लगेगी। ये है आपके प्रोडक्ट की मैच्योरिटी स्टेज। अब फोर्थ क्या आती है, डिक्लाइन स्टेज। देयर इज़ अ डिक्रीज इन द सेल्स इन दिस स्टेज। अब जो डिक्लाइन स्टेज आती है, आपका प्रोडक्ट जो है इंट्रोड्यूस हुआ, उसने ग्रो भी अच्छा किया, मैच्योरिटी स्टेज भी रही। अब जो है मार्केट में और नए प्रोडक्ट आ गए हैं, उसको रिप्लेस करने के लिए आपका जो प्रोडक्ट है वो आउटडेटेड हो गया। जैसे कि पहले एलईडी टीवी आने से पहले जो वैसे वाले टीवी होते थे, उनकी तो डिक्लाइन स्टेज ऑलरेडी जा चुकी है। अब उनको बहुत ही कम ऐसे कस्टमर होंगे, शायद ही कोई ख़रीदता हो, तो वो तो अपने डिक्लाइन स्टेज में जा चुके हैं। देयर इज़ अ डिक्रीज इन द सेल्स इन द स्टेज। डिमांड ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो डिक्रीजेज। अब आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी डिक्रीज़ हो रही है। देयर इज़ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, मार्जिन आर लोवर्ड। अब आपकी सेल भी कम हो रही है, प्रॉफिट भी आपको कम हो रहा है। देयर इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट इन मार्केट। क्योंकि जो मार्केट में नए प्रोडक्ट आ गए हैं जो आपके प्रोडक्ट को रिप्लेस कर देंगे, उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है या वो प्रोडक्ट और भी एडवांस है। न्यू स्ट्रेटजीज आर इम्प्लीमेंटेड। अब नई स्ट्रेटजी आ गई हैं, जैसे स्मार्टफोन से पहले जो कीपैड वाले मोबाइल होते थे, अब वो एक तरीके से अपनी डिक्लाइन स्टेज में जा चुके हैं। जब जो स्मार्टफोन मार्केट में आए होंगे तो जो पुराने कीपैड वाले फ़ोन थे उनकी डिक्लाइन स्टेज आई होगी। बहुत ही जो कम लोग हैं वो उसको ख़रीदते होंगे, जिनको या तो स्मार्टफोन चलाना नहीं आता है वो उसको ख़रीद रहे हैं। एक तरीके से अब वो उन फ़ोन को केवल वही ख़रीद रहे हैं जो उसके लिए बिल्कुल लॉयल हैं, या फिर जिनको वो जो स्मार्टफोन है वो चलाने नहीं आते। तो वो जो है उन मोबाइल की क्या है, कीपैड मोबाइल्स की डिक्लाइन स्टेज चल रही है एक तरीके से। दिस इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट। अब ये उनकी फाइनल स्टेज है। इसके बाद ऐसा नहीं है कि कीपैड वाले मोबाइल फिर से मार्केट में इंट्रोड्यूस होंगे और लोग उनकी तरफ भागने लगेंगे। देयर इज़ अ डिक्रीज इन डिमांड एंड सेल ऑफ द प्रोडक्ट। अब उसकी डिमांड भी कम हो गई है उन फ़ोन्स की, एंड जो सेल है वो भी कम हो गई है। बिकॉज अब जो है नई टेक्नोलॉजी वाले, जो नई टेक्निक की अच्छी चीज़ें आती हैं, फिर सब लोग उनको ख़रीदने लगते हैं। सो पहले क्या होती है, इंट्रोडक्शन स्टेज, फिर ग्रोथ में धीरे धीरे ग्रो करता है, फिर मैच्योरिटी स्टेज आती है, एंड फिर डिक्लाइन स्टेज आती है। अब आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के। ये जो है इनमें कंपैरिजन एक तरीके से पूछा जाता है, किस में आपका प्रॉफिट कम होता है, किस में ज़्यादा होता है, किस में कांस्टेंट रहता है। इस तरीके से कंफ्यूज करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स कस्टमर कंपटीशन है, जो इंट्रोडक्शन स्टेज होती है उसमें इनोवेटर आते हैं। इनोवेटर मीन्स आपका प्रोडक्ट बिल्कुल नया है लेकिन वो रिस्क ले रहे हैं, वो आपके प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं और ट्रायल ले रहे हैं अच्छा है या बुरा है। इनोवेटर क्या होता है, कमी स्टेज जो कमी परसेंटेज होती है जो उस कस्टमर्स के जो आपके प्रोडक्ट को एक तरीके से खरीदते हैं उस टाइम पर, वो क्या कहलाते हैं, इनोवेटर, जिन्होंने सबसे पहले जो है आपके प्रोडक्ट को एक तरीके से ट्रस्ट किया है और ख़रीदा है। लेकिन जब ग्रोथ स्टेज होती है तो उसमें आपको मास मार्केट मिल जाती है। मींस आपका जो प्रोडक्ट है वो इंट्रोड्यूस हो चुका है, लोगों को अवेयरनेस हो चुकी है, आपका प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, तो उसकी जो है एक तरीके से आपने मार्केट का ज़्यादा पोर्शन कैप्चर कर लिया है, अब सेल ज़्यादा हो रही है। और मैच्योरिटी में भी सेम ही होता है, कॉन्स्टेंट रहती है पोजीशन, तब भी आपके पास मार्केट का शेयर अच्छा है। लेकिन डिक्लाइन में क्या होता है, सिर्फ लॉयल कस्टमर ही आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, ये चीज़ आती है डिक्लाइन में। उनको अगर सच में आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है तो मार्केट में चाहे जितने मर्जी प्रोडक्ट आ जाए न्यू, लेकिन वो आपके प्रोडक्ट को ही खरीदेंगे। ये होता है डिक्लाइन स्टेज में जो कस्टमर्स होते हैं। अब सेल की बात करें, कंपटीशन की बात करें तो इंट्रोडक्शन पे बहुत कम होता है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट भी नया है, हो सकता है नए प्रोडक्ट के उस टाइम पर इतने कॉम्पिटिटर ना हो। लेकिन जैसे ही आपके प्रोडक्ट की ग्रोथ स्टेज आती है तो जो कॉम्पिटिशन है वो भी इंक्रीज़ होने लगता है। मैच्योरिटी स्टेज पर एक तरीके से स्टेबल ही हो जाता है एंड डिक्लाइन पर कम होने लगता है कंपटीशन। फिर सेल में क्या आता है, सेल्स कैसी होती है इंट्रोडक्शन स्टेज में, बहुत कम होती है, धीरे धीरे बढ़ती है, ग्रोथ में बहुत तेज़ी से बढ़ती है। मैच्योरिटी स्टेज में स्लो होती है और बहुत ज़्यादा कोई ग्रो उसमें नहीं कर रहा, उसमें आपको अपने प्रोडक्ट की जो पोजीशन है उसको डिफेंस करना पड़ता है प्रमोशन के थ्रू। अब डिक्लाइन में एक तरीके से डिक्रीज़ होती है सेल। अब प्रॉफिट्स की बात करें तो इंट्रोडक्शन स्टेज में या तो ना के बराबर होते हैं या बहुत कम होते हैं। और ग्रोथ की बात करें तो वहाँ पर आपकी जो सेल है वो एक तरीके से रैपिड तरीके से इंक्रीज़ हो रही है, तो जो आपका प्रॉफिट है वो भी अपने पीक पर होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है आपको प्रॉफिट एक तरीके से अर्न हो रहा होता है, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट आपको मिल रहा है ग्रोथ स्टेज पर। अब मैच्योरिटी में क्या होता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा है, तो जो इसमें क्या होता है आपका प्रॉफिट कम होने लगता है मैच्योरिटी स्टेज में। अब डिक्लाइन में तो सारी चीज़ें, प्रॉफिट भी कम हो रहा है, सेल भी कम हो रही है, इसमें तो ये डिक्रीज़ ही होगा। अब क्या है मार्केटिंग इम्प्लीकेशन, ओवरऑल स्ट्रेटजी आप कैसी रखोगे। इंट्रोडक्शन में आप क्या चाहते हो, आपका प्रोडक्ट मार्केट के लिए न्यू है, आप चाहते हो मार्केट की डेवलपमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप मार्केट को कैप्चर कर पाओ, आपको ज़्यादा शेयर मार्केट का मिल जाए, ये आप स्ट्रेटजी रखते हो। ग्रोथ में आप क्या चाहते हो, मार्केट पेनिट्रेशन, इसमें भी आपको जितना मिल जाए। पेनिट्रेशन में आप क्या करते हो, लोअर प्राइसेस रख लेते हो ताकि आपको मार्केट शेयर ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि अब जो है आपका प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज में है। एंड थर्ड मैच्योरिटी में क्या होता है, डिफेंसिव पोजीशन, डिफेंसिव स्ट्रेटजी रखते हो कि आपको अपने प्रोडक्ट की जो है पोजीशन को मार्केट में बनाए रखना है, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा हैं। एंड डिक्लाइन में क्या होता है, या तो आप अपने प्रोडक्ट को हटा दो, एग्जिट करो मार्केट से, या फिर एफिशिएंसी लेकर आओ अपने प्रोडक्ट में, ये जो है डिक्लाइन स्टेज में होता है। कॉस्ट की बात करें तो इंट्रोडक्शन को जो स्टेज है उस पर कॉस्ट ज़्यादा होती है, बिकॉज आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के लिए न्यू है, आपको उसके लिए अवेयर करने के लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंसेस करने होंगे, एडवर्टीजमेंट करनी होगी, प्रमोशन करनी होगी। अब ग्रोथ स्टेज में जो है आपके खर्च कम हो जाते हैं। वो क्यों कम हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता है और अवेयरनेस होने की वजह से लोग जो है आपके प्रोडक्ट को अब खरीद रहे हैं। एंड मैच्योरिटी स्टेज में स्टेबल ही रहता है या फिर इंक्रीज ही होती है, क्योंकि आपको अपने प्रोडक्ट की जो पोजीशन है उसको डिफेंस करना है। अब डिक्लाइनिंग में तो डिक्रीज़ ही होगा कॉस्ट, क्योंकि आपके जो प्रोडक्ट है उसको कोई खरीदेगा ही नहीं, जितनी मर्जी प्रमोशन कर लो। सो इसमें जो है कॉस्ट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी क्या रखोगे आप इंट्रोडक्शन स्टेज में। अगर आपका प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज में है तो आप अनडिफ्रेंशिएटेड स्ट्रेटजी रखोगे। हमने पढ़ा था डिफ्रेंशिएटेड क्या है, अनडिफ्रेंशिएटेड क्या है। अनडिफ्रेंशिएटेड मीन्स आप सभी को एक ही जैसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, सबको एक ही जैसा दे रहे हो। इम्प्रूव्ड आइटम, अब ग्रोथ में क्या चाहते हो, आप अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना चाहते हो। मैच्योरिटी स्टेज पर है तो आप डिफ्रेंशिएटेड को यूज़ करोगे, जिससे जितना चार्ज हो रहा है एक तरीके से प्रोडक्ट का वो कर लोगे, ये है डिफ्रेंशिएटेड। एंड डिक्लाइन में आपका डिक्रीज़ ही हो रहा है, बस जो जितना मर्जी पे कर रहा है। हो सकता है कि आप ये चाहते हो कि जितना मार्केट शेयर आपके पास बचा है, जितने आपके लॉयल कस्टमर हैं, आप उनसे जितना ज़्यादा हो सके वो चार्ज कर लो, ताकि जो आपका एक्स्ट्रा जो अभी बचा हुआ स्टॉक है वो आप जल्दी से निकाल पाओ।
फिर है प्राइसिंग स्ट्रेटजी कैसी होती है, इसमें आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा, मोस्ट लाइकली इसमें प्राइसिंग स्ट्रेटजी हाई होती है क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकालना चाहते हो। एंड ग्रोथ में क्या होता है, आप प्राइसिंग स्ट्रेटजी थोड़ी कम रखते हो क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन आ चुका है। अब मैच्योरिटी में तो कंपटीशन बहुत हाई हो जाता है, तो आपको प्राइसिंग स्ट्रेटजी अपनी लोएस्ट वाली रखनी पड़ेगी। और डिक्लाइन में देखो इंक्रीज़ एक ही चीज़ हो रही है, वो है प्राइसिंग स्ट्रेटजी, क्योंकि आप क्या चाहते हो, आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट से आउटडेटेड होने वाला है। तो जितना आपके पास प्रोडक्ट बचा है और जो आपके लॉयल कस्टमर्स हैं, एटलीस्ट आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कर पाओ, अपने प्रोडक्ट को जो प्रॉफिट है वो कमा पाओ। तो इसमें जो एक चीज़ है प्राइसिंग स्ट्रेटजी जो है उसमें इंक्रीज़ होता है। बाकी जो सारी चीज़ें या तो वो लोअर होती हैं या फिर वो डिक्लाइन में जाती हैं, डिक्रीज़ होती हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी की बात करें तो इंट्रोडक्शन में स्कैटर्ड होती है, ग्रोथ में इंटेंसिव होती है, मैच्योरिटी में भी इंटेंसिव होती है, एंड डिक्लाइन में सिलेक्टिव होती है क्योंकि आपके जो कंज्यूमर है वो बहुत कम रह गए हैं, उसके लिए आप सिलेक्टिव स्ट्रेटजी को यूज़ कर रहे हो। अब प्रमोशन स्ट्रेटजी कैसी होगी, इंट्रोडक्शन में लोगों को आप अवेयर करवाओगे, आपका ये प्रोडक्ट आया है मार्केट में, आप ये उनको बताओगे। एंड ग्रोथ में आप अपने जो आपका जो प्रोडक्ट है उसका जो ब्रांड है उसके बारे में लोगों को अगर अवेयरनेस है तो वो उसको प्रेफर करेंगे। ब्रांड अवेयरनेस वाली स्ट्रेटजी आती है ग्रोथ स्टेज में। मैच्योरिटी में आता है ब्रांड लॉयलिटी। अब अगर आपका जो ब्रांड अच्छा है तो लोग जो है चाहे कंपटीशन जितना मर्जी हो वो आपके ब्रांड को ही प्रेफर करेंगे, वो उसी को खरीदेंगे। एंड डिक्लाइन में क्या आता है, सिलेक्टिव रीइंफोर्समेंट, क्योंकि जो आपके बहुत लॉयल कस्टमर है वही केवल आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो जो है इसमें आप रीइंफोर्समेंट करते हो। रीइंफोर्समेंट मीन्स क्या होता है, अगर आप एक तरीके से अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको थोड़ा सा और लालच देते हो। ठीक वैसे ही अगर आपके कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट के लिए लॉयल हैं तो आप डिस्काउंट वगैरह दो, कुछ इस तरीके से अट्रैक्ट करो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बेच सको। उसमें डिक्लाइन स्टेज में भी ये होता है 4 स्टेजेस, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ये पता होना चाहिए कि इसमें प्रॉफिट सेल कम ज़्यादा होती रहती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि प्राइसिंग डिसीजन कैसे लेते हैं। हमने पढ़ा कि जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो कैसी होती है, 4 स्टेज होती हैं। अब हमने पढ़ना है कि जो एक प्रोडक्ट होता है उसके लिए प्राइसिंग डिसीजन कैसे लिया जाता है, कि आपने अपने जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस को कैसे सेट करना है। तो स्टेप होते हैं इसमें, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कितनी है, फिर आप देखोगे कि कंपटीशन कितना है, फिर आप देखते हो कि आपका मार्केट में एक्सपेक्टेड शेयर कितना हो सकता है, फिर आप देखते हो कि सिलेक्ट द प्राइस स्ट्रेटजी टू बी यूज टू रीच द मार्केट टारगेट। आप अपनी टारगेट मार्केट तक पहुंचने के लिए कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटजी यूज़ करने वाले हो। अब फिफ्थ आता है कंसीडर कंपनी पॉलिसी रिगार्डिंग प्रोडक्ट, चैनल एंड प्रमोशन। अब आपको ये भी देखना होगा कि जो कंपनी की पॉलिसी है वो कैसी रहने वाली है आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, चैनल कितना बड़ा होगा, प्रमोशन कितनी ज़्यादा करने वाले हो। क्योंकि देखिए जितना बड़ा चैनल होगा, जितनी ज़्यादा प्रमोशन होगी, जितनी हैवी आप एडवर्टीजमेंट करते हो, तो जो प्रोडक्ट होता है उसकी कॉस्ट में ही वो सब ऐड होता है। तो ये सब चीज़ें भी आपको कंसीडर करनी पड़ेंगी। एंड सिक्स्थ में क्या आता है कि आप फिर एक स्पेसिफिक प्राइस को सेट करते हो। ये होता है प्राइसिंग डिसीजन, कि आप एक प्राइस सेट करने के लिए कैसे जो है डिसीजन लेते हो। अब नेक्स्ट आता है कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपके प्राइसिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, इफेक्ट करते हैं। अब इंटरनल फैक्टर कौन से होते हैं, जो आपके कंपनी के जो इंटरनल होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से इफेक्ट कर रहे होते हैं। कंपनी ऑब्जेक्टिव एंड डिज़ायर्ड पब्लिक इमेज। अब जो कंपनी है वो क्या चाहती है, पब्लिक की नज़रों में आपकी अच्छी इमेज बने, कि आप एक रीज़नेबल प्राइस चार्ज कर रहे हो, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी है, या फिर कंपनी का ऑब्जेक्टिव है ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर को कैप्चर करना या ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। तो किस तरीके की आपकी पॉलिसी है, ऑब्जेक्टिव है, वो आप देखोगे। अब सेकंड में क्या है, स्टेज इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को भी देखोगे। इंट्रोडक्शन स्टेज है तो हो सकता है या तो आप प्राइसेस बहुत हाई रखो या बिल्कुल कम रखो। ग्रोथ स्टेज है तो आप उसमें हाई रखो, ग्रोथ कम रखो। ये स्टेज के अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे। फिर आप देखते हो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आप जो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हो, मीन्स आप लोकेशन वाइज कर रहे हो कि
अगर इस लोकेशन पे है, ज्योग्राफिकल लोकेशन की बेस्ड पर आप प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो, यहाँ पे ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, वहाँ पे कम चार्ज कर रहे हो, ये चीज़ देखोगे। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी कैसी है, चैनल कितना बड़ा है, जितना बड़ा चैनल होगा वो इफ़ेक्ट करेगा प्राइसिंग जो सेट करोगे, आप प्राइस सेट करोगे। प्रमोशनल स्ट्रेटजी भी इफ़ेक्ट करेगी। अगर आप ज़्यादा जो है प्रमोशन करोगे तो उसमें ज़्यादा एक्सपेंसेस होंगे, एंड एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे तो आप अपनी कॉस्ट में उसको ऐड करोगे। तो ये आते हैं इंटरनल फैक्टर्स में। अब बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की। उसमें आता है एस्टिमेटेड डिमांड, क्योंकि जो डिमांड है वो कंज्यूमर की साइड से आती है। आपको नहीं पता होता कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी हो सकती है। सो ये किस में आता है, एक्सटर्नल फैक्टर में आता है। अब सेकंड किस में आता है, सेकंड आता है कंपटीशन। अब ये भी आपको नहीं पता कि आगे आपके कॉम्पिटिटर कितने इंक्रीज़ हो जाएंगे। सो मार्केट में कैसा कॉम्पिटिशन है, ये एक्सटर्नल फैक्टर में आएगा। बायर साइकोलॉजी एंड बिहेवियर। अब ये भी नहीं पता कि जो कंज्यूमर है उनकी नीड क्या है, वांट्स क्या है, उनका टेस्ट कैसा है, वो किस चीज़ कैसे जो ब्रांड है उसको प्रेफर करेंगे, उनका बिहेवियर कैसा होगा आपकी प्रोडक्ट के लिए। तो ये भी आपके लिए कैसा होगा, एक्सटर्नल फैक्टर होगा। अब फोर्थ है लेजिस्लेशन एंड गवर्नमेंट प्रेशर। कई बार क्या होता है कि जो अगर मान लीजिए मोनोपोलिस्टिक जो ऑर्गेनाइजेशन है या मोनोपोली जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए भी जो गवर्नमेंट है एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि आप इससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते, या नॉर्मल प्राइस सेट करती है। तो वो चीज़ भी आपको देखनी होती है कि जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट का प्रेशर कैसा है, आप ज़्यादा चार्ज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये चीज़ आपको देखनी होती है। फिर आप देखते हो कि सप्लायर कितने अवेलेबल है मार्केट में। सप्लायर कम होंगे तो आपका खर्च बढ़ेगा, अगर सप्लायर अच्छे खासे हैं तो आपका शायद खर्च कम हो जाएगा। ये चीज़ आपको कंसीडर करनी है। एंड सिक्स देखते हो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी हैं आपकी। ये जो फैक्टर्स हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं आपके प्राइसिंग डिसीजन को। अब जो है बात करते हैं प्राइसिंग मेथड्स की, कैसे कैसे जो है आप अपना जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस सेट करते हो। इसमें प्राइसिंग मेथड दिया गया है, कॉस्ट बेस्ड दिए गए हैं, इन सभी को आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। प्राइसिंग मेथड इसमें दिया गया है कि कॉस्ट ओरिएंटेड मेथड कौन से हैं एंड मार्केट ओरिएंटेड कौन से हैं। ये इनको रीड करना और एक एक का पता होना चाहिए हमें कि कौन से जो जैसे कि कॉस्ट प्लस प्राइसिंग है या कॉस्ट प्राइसिंग है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ब्रेक इवन प्राइसिंग क्या है, परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग क्या है, गोइंग रेट प्राइसिंग क्या है। जो गोइंग रेट है ये एग्जाम में पूछी गई थी, ट्रांसफ़र प्राइसिंग पूछी गई थी, डिफरेंशिएटेड भी पूछी जा चुकी है। सो ये पता होना चाहिए, इनको आगे डिस्कस करेंगे। प्राइस पॉलिसी एंड स्ट्रेटजीज़। अब आपको ये डिसाइड करना है कि प्राइस के रिगार्डिंग आपकी पॉलिसी क्या रहेगी, आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी। सबसे पहले तो आपकी कंपनी का, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है उस प्रोडक्ट को सेल करने का, ये चीज़ आपको देखनी है। सेकंड आप देखते हो मार्केट की नेचर कैसी है। थर्ड आप देखते हो कंपटीशन कितना है। फिर आप देखते हो कि आपके प्रोडक्ट की नेचर कैसी है। अब डिस्काउंट एंड अलाउंस देना है या नहीं कंज्यूमर को, ये डिसाइड करते हो। ज्योग्राफिकल प्राइसिंग में क्या आता है, जैसे कि हम ऐसे देखते हैं कि अगर हम अपने विलेज से, सिटी से, कोई आसपास की शॉप से अगर हम कोई जो प्रोडक्ट है उसको ख़रीदते हैं तो मे बी ऐसा होता है कि वो आपको कुछ रुपीज़ महंगा पड़ता है, लेकिन अगर आप उसी प्रोडक्ट को कहीं दूर वाली बड़ी मार्केट से जाकर ख़रीदते हो तो वहाँ पर आपको हो सकता है वो थोड़ा सस्ता मिले, ऐसा होता है। सो ये क्या होता है, एक तरीके से ज्योग्राफिकल प्राइसिंग होती है कि लोकेशन बेस्ड जो है उसमें डिफरेंस होता है। या फिर ऐसा होता है कि जैसे दिल्ली में अगर कोई प्रोडक्ट बिक रहा है तो उसका प्राइस कुछ अलग है। अब वही प्रोडक्ट अगर बॉम्बे में है, मुंबई में है, तो वहाँ पर उसका कुछ और चार्ज है। लोकेशन वाइज आप ये देखते हो कि कितना जो है एरिया, वहाँ के लोग उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, वो कितना पे कर सकते हैं, उसके बिहाफ पर एक तरीके से आप अलग अलग जो है प्राइसिंग स्ट्रेटजी रख लो, जोग्राफिकल बेस पर रख लो। ये चीज़ होती है प्राइस वेरिएशन पॉलिसी। प्राइस वेरिएशन अलग अलग प्राइस पॉलिसी आप सेट कर लो, ये आता है प्राइसिंग पॉलिसी। अब प्राइसिंग स्ट्रेटजी कैसी हो सकती है, या तो आप अपने प्राइस को प्रीमियम होता है एक तरीके से एक्स्ट्रा, ये आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे सभी। मार्केट पेनिट्रेशन क्या है, इकोनॉमी प्राइसिंग क्या है, प्राइस स्कीमिंग क्या है, साइकोलॉजी प्राइसिंग एंड बंडल प्राइसिंग। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पेनिट्रेशन प्राइसिंग। अब यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं कि जो आपकी पेनिट्रेशन प्राइसिंग है आप उसको इंट्रोडक्शन स्टेज में यूज़ कर सकते हो। इंट्रोडक्शन स्टेज क्या होती है, लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा नहीं पता और आप क्या चाहते हो कि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर चाहते हो कि आप ज़्यादा मार्केट को कैप्चर कर पाओ, ये चीज़ होती है। तो आप वहाँ पर एक तो ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी रख सकते हो पेनिट्रेशन वाली स्ट्रेटजी में क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस बहुत कम रख रहे हो, लो प्राइस पर बेचते हो उसको, ताकि आपकी जो सेल है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और वो आप क्या कर पाओ, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट का शेयर ले पाओ। ये होती है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। अब नेक्स्ट हो सकती है, नेक्स्ट है स्कीमिंग प्राइसिंग। अब स्कीमिंग प्राइसिंग क्या होता है, एक तरीके से मलाई उतारना, सेम वही वाली है। स्किम द जो क्रीम है वो वाली स्ट्रेटजी आप रखते हो। जैसे कि आपका प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का है, अच्छा है, आपने मार्केट में इंट्रोड्यूस किया एंड हाई क्वालिटी की वजह से आप क्या कर रहे हो, शुरुआत में ही बिल्कुल स्टार्टिंग में, कॉम्पिटिटर तो है नहीं, आप स्टार्टिंग में क्या कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस उसका चार्ज कर रहे हो एंड जैसे ही कॉम्पिटिशन बढ़ेगा आप अपने कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग अपना प्राइस सेट कर लोगे। ये होता है स्कीमिंग प्राइसिंग में। अब ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि जो इंट्रोडक्शन स्टेज है आप उसमें कैसे वाली जो है स्ट्रेटजी रख सकते हो। आप उसमें दोनों रख सकते हो, पेनिट्रेशन वाली भी रख सकते हो और स्कीमिंग वाली भी रख सकते हो। देखो पेनिट्रेशन वाली आप कब रखोगे, जब आपको मार्केट शेयर ज़्यादा चाहिए है, एंड स्कीमिंग वाली कब रखोगे, जब आपको अपने प्रोडक्ट का एक तरीके से जो ज़्यादा कॉस्ट है वो स्टार्टिंग में निकाल लेनी है। आपको ये है कि जैसे ही प्रोडक्ट आपका मार्केट में आया, आप चाहते हो कि जितनी आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो आप स्टार्टिंग में निकाल लो आपके कॉम्पिटिटर आने से पहले, अगर आपका प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्कीमिंग प्राइसिंग कर सकते हैं। अब थर्ड है कंपटीशन प्राइसिंग। क्या होती है, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, ना तो उसमें प्राइस स्कीमिंग करोगे, ना पेनिट्रेशन वाली रखोगे, आप उसमें करोगे कंपटीशन प्राइसिंग। मतलब कॉम्पिटिटर कैसी स्ट्रेटजी रखे हुए हैं उसको देखोगे, उसको रिव्यू करोगे, और जो उनकी क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर आपने अपने अकॉर्डिंग बहुत हाई जो है प्राइस अपने प्रोडक्ट का रख लिया, तो हो सकता है कि आपका कॉम्पिटिटर आपकी मार्केट को डाउन करने के लिए जानबूझ के कम प्राइस सेट कर ले। तो आपको जो है कॉम्पिटिटर की भी एक तरीके से प्राइसिंग स्ट्रेटजी को देखना होगा और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी को बनाना होगा। ये होती है कॉम्पिटिशन प्राइसिंग। अब फोर्थ आती है इकोनॉमी प्राइसिंग। इकोनॉमी प्राइसिंग होती है कि उसमें आप ना तो प्रमोशन पे ज़्यादा खर्च कर रहे हो, ना आप, मतलब इसमें आपका जो खर्च है एक तरीके से प्रोडक्ट को आप कम से कम लोवेस्ट प्राइस जो है लोवेस्ट कॉस्ट पर खर्च कर रहे हो। तो इसमें प्राइसिंग स्ट्रेटजी भी आपकी जो है इकोनॉमिकल ही होती है। आप बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं कर रहे हो, इकोनॉमी का प्राइस ही चार्ज कर रहे हो। जैसे कि डिटर्जेंट वगैरह है, तो आप इनके लिए ना तो ऐसा है कि प्राइस स्कीमिंग कर रहे हो, ना ऐसा है कि आप पेनिट्रेशन कर रहे हो। इसके लिए जितना आपको कॉस्ट आ रही है आप उसी के अकॉर्डिंग सिर्फ चार्ज कर रहे हो। ये होता है इकोनॉमी प्राइसिंग। अब आता है बंडल प्राइसिंग। क्या है बंडल प्राइसिंग, होता है नाम से क्लियर हो रहा है कि मीन्स बंडल, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट जब आप एक साथ जो है मिला करके बेच रहे हो। अब ऐसा किया क्यों जाता है, हो सकता है एक आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है मार्केट में, उसका जो ब्रांड नेम है वो ज़्यादा फेमस है, और जो आपका दूसरा प्रोडक्ट है या तो लोगों को उसके बारे में कम अवेयरनेस है। आप चाहते हो कि आप उसको साथ में बेचोगे तो लोगों को अगर उसका टेस्ट अच्छा लगा तो आपका सेकंड वाला भी जो प्रोडक्ट है वो भी बिकने लगेगा। या आप चाहते हो कि जो सेकंड वाला है वो इतना ज़्यादा नहीं बिक रहा है, फर्स्ट वाले की डिमांड बहुत अच्छी है, तो आप फर्स्ट वाले के साथ उसको बेच दो। ये आपका जो है ऑब्जेक्टिव हो सकता है। अब बंडल प्राइसिंग में आप क्या करते हो, टू से ज़्यादा जो आपके प्रोडक्ट हैं उनको एक साथ बंडल बनाकर सेल कर रहे हो। जैसे बर्गर के साथ आप ये कोल्ड ड्रिंक दे रहे हो, या फिर जैसे कि इसमें आप बंडल प्राइसिंग में ये भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे केबल टीवी वाले क्या करते हैं, केबल टीवी वाले करते हैं कि आपको अपना पैकेज सिलेक्ट करना है चैनल्स का, तो वो आपको एक तरीके से बंडल प्राइसिंग ही चार्ज कर रहे हैं। कि अगर आप कई पैकेज सिलेक्ट करते हो, जैसे कुछ चैनल का एक चैनल को लेते हो, एक चैनल के लिए सिलेक्ट करते हो, तो उसके साथ आप कई सारे चैनल आते हैं एक पैक में, और 2-3 पैक अगर आप लेते हो तो उनका जो वो ओवरऑल चार्ज ले रहे हैं वो क्या हो जाएगा, बंडल प्राइसिंग। और बंडल प्राइसिंग में एक तरीके से ये डिस्काउंट की तरह होता है कि अगर आप इन चीज़ों को अलग अलग लेते हो, एक की मान लीजिए कॉस्ट 200 है, एक की 300 है एंड एक की 100 है, तो जो 600 की कॉस्ट है, अगर आप 3 प्रोडक्ट को अलग अलग लेते हो, लेकिन अगर आप उसको इकट्ठा लोगे तो आपको 500 में मिल जाएगा। इस तरीके से आप बंडल में करके अपने प्रोडक्ट को बेचते हो, तो वो क्या कहलाता है, बंडल प्राइसिंग।
अब सिक्स्थ क्या है, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। अब ये क्या होता है कि आपके जो ह्यूमन बीइंग है उस पर ये एक तरीके से साइकोलॉजिकल इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है, कि जैसे कि आप किसी प्रोडक्ट का कैसे प्राइस सेट करते हो, 9,999, 1 रुपये का वैसे फ़र्क तो कुछ नहीं होता, 10,000 आप लिख सकते हो, लेकिन उसमें क्या होता है कि सिर्फ 1 रुपये भी आप कम करते हो तो उसमें एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, वो पूरा 1,000 का पड़ता है। सो ये एक तरीके से जानबूझ के ऐसी प्राइस सेट किए जाते हैं, जैसे 5,999 है वो 6,000 का ही, लेकिन फिर भी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालने के लिए इस तरीके से प्राइस सेट किए जाते हैं। ये होती है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। अब क्या है प्रीमियम प्राइसिंग। अब प्रीमियम प्राइसिंग जो है उन प्रोडक्ट के लिए सेट की जाती है जो बहुत प्रेस्टीज हैं और जिनकी जो ब्रांड जो इमेज है वो बहुत अच्छी है मार्केट में। जो आपके कंज्यूमर है वो आपके प्रोडक्ट के लिए बहुत लॉयल हैं, बहुत अच्छा मानते हैं और बहुत प्रेफर करते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हो, प्रीमियम प्राइस रख सकते हो। एक तरीके से ये स्कीमिंग प्राइसिंग जैसी ही होती है, क्योंकि इसमें भी आप क्या कर रहे हो, जितना ज़्यादा चार्ज हो सकता है उतना ज़्यादा कर रहे हो। लेकिन प्रीमियम प्राइसिंग में क्या है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी हाई है, आपके जो कंज्यूमर है वो बहुत लॉयल हैं, तो इसलिए आप प्रीमियम प्राइसिंग कर पा रहे हो। अब नेक्स्ट क्या है, वन प्राइस पॉलिसी। आपके चाहे जितने भी जैसे कोका कोला है, फेंटा है, ग्रेप फ्रूट है, या जो भी आपके प्रोडक्ट हैं सेम एक ही तरीके के हैं और आप उनके लिए एक ही प्राइस सेट करते हो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। चाहे आप कोका कोला लो, चाहे आप फेंटा लो, चाहे आप ग्रेप फ्रूट लो, कुछ भी लो, उसके लिए प्राइस आपको सेम पे करना पड़ेगा। ये होती है वन प्राइस पॉलिसी। अब है डिस्काउंटिंग प्राइसिंग। क्या है इसमें, आप क्या करते हो, आप अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के लिए, अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए डिस्काउंट ऑफ़र करते हो कि अभी आप ख़रीदोगे तो आपको 50% ऑफ मिलेगा, 40% ऑफ मिलेगा। सो आप जो अपने प्राइस जो आपने दिखा रखा है 100 की चीज़ है, आप 20% ऑफ पे करके दे रहे हो, 80 की दोगे अभी। ये चीज़ क्या होती है, डिस्काउंटिंग प्राइसिंग। अब आती है डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग। इसमें आप क्या कर रहे हो कि डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो एक तरीके से, जैसे कि लोकेशन वाइज बोल लो, जो आपको जितना पे कर दे उस तरीके से। या फिर जैसे विंटर में अगर हम देखें तो जो वूलन टॉप्स, वूलन जो ड्रेसेस होती हैं उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब अगर उस टाइम पर आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो विंटर में, जब उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, तो आप क्या करोगे, ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। लेकिन अगर वही चीज़ जैसे ही विंटर ख़त्म होने लगती है, जब आप उसको बेच रहे हो, तो तब आप क्या करते हो, उसके प्राइस को थोड़ा कम करने लग जाते हो, क्योंकि अब उसकी डिमांड कम हो रही है और लोगों के वो यूज़ की नहीं है। अब तो नेक्स्ट ईयर फिर उसको यूज़ करेंगे, नेक्स्ट विंटर में उसको यूज़ करेंगे। सो तब आप क्या करते हो, कम प्राइस चार्ज करते हो, तो डिस्क्रिमिनेट कर देते हो एक तरीके से प्राइस को। अब नेक्स्ट आता है प्रमोशनल प्राइसिंग। अब आपने क्या किया कि या तो आप जो है मैच्योरिटी स्टेज पर हो या इंट्रोडक्शन स्टेज पर हो, आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप अपने प्रोडक्ट को बेच पाओ, मार्केट के शेयर को कैप्चर कर पाओ। तो आप क्या चाहते हो, एक तरीके से जो आपके कंज्यूमर है आप उनको लालच ही दे रहे होते हो कि आपको 50% ऑफ मिलेगा, 40% ऑफ है, ये चीज़ आप एक बार ट्राई करो, ख़रीदो इसको। एक तरीके से हम अपनी जो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करना चाहते हैं इस तरीके से। क्योंकि अगर हमने ये सेट कर लिया कि कई बार हम देखते हैं कि अमेजोन अगर सेल लगाता है कि अभी जो है 1 वीक के लिए ऑफर चल रहा है, इतने % ऑफ पे चल रहा है, तो ये सिर्फ 1 वीक के लिए है, वो क्या कर रही है, एक तरीके से अपने सेल को ही प्रमोट कर रही हैं। ये होता है प्रमोशनल प्राइसिंग। अब नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। अब प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग क्या चीज़ है, मीन्स देखिए कल हमने पढ़ा प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन में क्या था, एक ही प्रोडक्ट के आपके जो सेम जो रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं उनके जो हैं कई वैरायटी आप निकालते हो। जैसे कि टूथपेस्ट है, उसमें कोलगेट, पेप्सोडेंट है, सिबाका है, फ्रेशअप है, जितनी भी हैं आप उनके लिए अलग अलग वैरायटी हैं। जैसे अब ऐसे मोबाइल में अगर हम देखें तो जैसे मोबाइल एक ही है, जैसे कि अब हम एज रियलमी का एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें अगर आप कम जीबी वाला देखते हो फ़ोन तो उसकी हो सकता है रेंज 6000 हो, उससे फिर ज़्यादा जीबी वाला देखते हो 8000 होती है, उससे ज़्यादा देखते हो 10000 होती है। तो जो आपकी प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग है उसमें क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट का उसकी वैरायटी के बेस पर प्राइस सेट कर रहे हो। जिसमें कम जो क्वालिटी हैं, कम फीचर्स हैं, उसमें आप कम प्राइस सेट कर रहे हो। जैसे जैसे आपके फीचर्स एंड क्वालिटी बढ़ती है वैसे वैसे आपका जो प्राइस है वो बढ़ता जाता है एक प्रोडक्ट लाइन के लिए। सो ये क्या है, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। अब आज की वीडियो में हमने ये 2 पोर्शन कवर किए हैं, इम्पोर्टेंट है दोनों। सो जो नेक्स्ट पोर्शन है वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ब्राइट फ्यूचर।